as we have already discussed, ganglionic blocker. एंड नाउ द निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में से आपके पास सेकंड डिवीज़न क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने मेन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की, तो वो क्या थी, बेसिकली फर्स्ट आपके पास क्या होते हैं, एंटी मस्कुलैनिक्स, जो आपके पास जो है मस्कुलैनिक ब्लॉकर्स होते हैं। देन आपके पास जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटेड है, गैंग्लियन में एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट टू फर्दर मेन टाइप में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें आपके पास क्या है, गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स जो कि हम पढ़ चुके हैं, एंड नाउ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आपके पास फर्दर टू मेन टाइप से डिवाइडेड हो रहे हैं, नॉन डीपोलराइजिंग एंड डीपोलराइजिंग। नॉन डीपोलराइजिंग मीन्स आपके पास जो है ये नॉन डीपोलराइजिंग है, मीन्स कि यहाँ पे आपके पास डीपोलराइजेशन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे आपके पास बेसिकली दीज एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्टली वर्क करें मीन्स कि यहाँ पे आपके पास ये डीपोलराइज नहीं करेंगे, ये आपके पास नर्व्स को डीपोलराइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके पास जो नर्व डीपोलराइज होती हैं वो क्यों होती हैं कि जब आपके पास आपके पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, तो वो फर्दर डीपोलराइज कर देते हैं नर्व्स को। तो यहाँ पे आपके पास ये एगोनिस्ट ही नहीं है, ये क्या है, आपके पास एंटागोनिस्ट है। तो आपके पास जो एंटागोनिस्ट हैं वो फर्दर क्या करते हैं, वो जाके बाइंड तो होते हैं रिसेप्टर साइट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपके पास फर्दर डीपोलराइजेशन कॉज नहीं करते, क्योंकि ये एज एन एगोनिस्ट वर्क नहीं करते। ओके, क्योंकि आपके पास जस्ट जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो है वो कॉम्पीट करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के साथ, क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के साथ, और आपके पास जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के साथ कॉम्पीट करते हुए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की वर्क करेंगे एट न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर साइट्स। जो आपके पास न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर साइट्स कहाँ पे हैं, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर साइट जो है वो मसल एंड प्लेट में मौजूद है, मीन्स के जहाँ पे मसल्स अफेक्टेड, आपके पास मसल, यहाँ पे अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, मसल्स हैं। तो मसल्स के ऊपर जो आपको पता है कि बेसिकली आपके जो ट्रांसमिशन बाय मीन्स ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स होती है, और जो मसल्स की ट्रांसमिशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, डायरेक्ट होती है। सिंगल आपके पास जो न्यूरॉन है वो बेसिकली अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड से, डायरेक्टली आपके पास जाके एट द एंड प्लेट वो वहाँ पे जाके एंड होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली आपके पास जो है वो क्या होंगे, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, जो कि क्या होंगे, एंटागोनाइज हो जाएंगे। जिसमें आपके पास कौन सी ड्रग है, ट्यूबरक्यूलिन, एट्राक्यूरियम और पेनक्यूरेनियम। ट्यूबरक्यूलिन, एट्राक्यूरियम, पेनक्यूरेनियम, ज़्यादातर हमारे पास यही 3 ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इनके अंदर। डीपोलराइजिंग आपके पास क्या है, डीपोलराइजिंग क्या है, बेसिकली दिस एक्ट एज एन एगोनिस्ट एट न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर साइट्स, निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर साइट्स। तो आपके पास एज एन एगोनिस्ट एक्ट करें तो मीन्स क्या करेंगे कि ये आपके पास जो है डीपोलराइजिंग कॉज करें, डीपोलराइजेशन के थ्रू जो है ये क्या करें कि आपके पास जो है न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें। अब ब्लॉक भी करना है तो मीन्स कि आपके पास क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इनिशियल फेसिकुलेशंस क्या होती हैं, फेसिकुलेशंस आपके पास होती हैं कि बेसिकली इनवॉलेंट्री ट्विचिंग ऑफ द मसल्स। फेसिकुलेशंस क्या कहलाती हैं, इनवॉलेंट्री ट्विचिंग ऑफ द मसल्स। आप नेकेड आई से देख सकते हैं कि आपके जो है इनवॉलेंट्री ट्विचिंग मतलब आपके पास जो है मसल जो है वो मूवमेंट शो कर रहा है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं वो, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। मसल्स की इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन अक्सर जो है वो हमारे आप लिम्ब से देख सकते हैं, वो क्या होगी, आपके अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट होती है मसल्स की, इसको जो है ईजिली जो है वो फील किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है फेसिकुलेशन क्या है, इनवॉलेंट्री ट्विचिंग ऑफ द मसल्स। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, इनवॉलेंट्री ट्विचिंग ऑफ द मसल्स होगी, मीन्स कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होंगी मसल्स की, और इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगी कि फिर जो है आपके पास क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मसल जो है वो क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा मसल्स। तो यहाँ पे आपके पास देन पैरालिसिस कॉज होती है थ्रू परसिस्टेंट मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। क्यों आपके पास पैरालिसिस हो रहा है, पैरालिसिस किसी डीपोलराइजेशन की ट्रांसमिशन ना होने की वजह से नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा फेसिकुलेशंस हो गई कि अब जो है मसल क्या हो जाएगा, उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं रही कि फर्दर डीपोलराइज हो सके, तो उस वजह से पैरालिसिस हो जाता है। तो परसिस्टेंट मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन की वजह से, इतनी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शंस या परसिस्टेंट मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, पैरालिसिस कॉज हो जाता है। क्योंकि आप डीपोलराइजेशन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एज एन एगोनिस्ट
तो डीपोलराइजिंग आपके पास न्यूरोमस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डीपोलराइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से फिर एक वक्त आता है कि पैरालिसिस कॉज हो जाती है। तो यहाँ पे आपके कौन से एजेंट्स हैं, वो हैं सक्सिनाइल गोलिन, सक्सिनाइल गोलिन मेन आपके पास है सक्सिनाइल गोलिन। नेक्स्ट हमारे पास नॉन डीपोलराइजिंग आपके पास ब्लॉकिंग एजेंट में जो है, जो एंटागोनिस्टली वर्क करें, वो कौन से, ट्यूबरक्यूलिन, ट्यूबरक्यूलिन प्रोटोटाइप है। बेसिकली इसके अंदर तमाम क्वालिटीज़ जो कि बाकी एजेंट्स के अंदर मौजूद होंगी, इसके क्लास पे तमाम इसमें मौजूद हैं, जिसको हम अगर डिस्कस करें तो बाकी तमाम आप समझिए कि वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे वर्क कर रही हैं। पैनक्यूरेनियम सबसे ज़्यादा, इससे जो पैनक्यूरेनियम है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखती है। एट्राक्यूरेनियम एंड आपके पास वीक्यूरेनियम भी आपके पास अफेक्ट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका है, पैनक्यूरेनियम का। डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट में जो कि एगोनिस्ट है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के ऊपर, एगोनिस्ट हैं आपके पास जो है निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के ऊपर, वो कौन सी, सक्सिनाइल कोलिन। हमारे पास जो है इन डिटेल मैकेनिज्म देखते हैं हम नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का। इसमें आपके पास टू लो डोजेस के ऊपर दीज जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉक कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, बेसिकली आपके पास है कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करती हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन एट निकोटिनिक रिसेप्टर्स। कैसे, बाय प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू रिसेप्टर्स। बेसिकली कैसे, आपके पास कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक मीन्स वो कॉम्पीट करेंगी, एफिनिटी के लिहाज से आपके पास क्या है, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करेंगी। तो कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर रही हैं, कॉम्पीट करती हैं आपके पास जो है एसिटाइलकोलिन के साथ, उसको आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए। उसकी वजह से आपके पास क्योंकि वो ब्लॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करें, इसलिए जो है आपके पास जब बाइंड करेंगी तो एसिटाइलकोलिन आपके पास जो है वो वहाँ पे बाइंड नहीं हो सकेगा। हाई डोजेस के ऊपर आपके पास क्या करती हैं, हाई डोजेस के ऊपर ये ब्लॉक करती हैं आयन चैनल्स को। आपके पास लो डोजेस के ऊपर जस्ट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करती हैं ओनली कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर रही हैं। लेकिन हाई डोजेस के ऊपर हमने कहा था कि हमारे पास टू तरह की, हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर हमारे पास जो है वो टू टाइप की ट्रांसमिशन, एक वो ट्रांसमिशन है जो न्यूरोमस्कुलर जो आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर कॉज कर रहा है। दूसरी ट्रांसमिशन क्या है, वो आपके पास आयन चैनल्स की ट्रांसमिशन है, जो कि करंट जनरेट होता है, वो आपके पास जो है वो डायरेक्टली डीपोलराइजेशन के साथ एक करंट भी जनरेट होता है, वो आपके पास बाय ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स की वजह से जनरेट होता है। एक आपके पास जो हमारे पास जो ब्लॉकेड आ रही है वो कैसे आ रही है कि हम जो है न्यूरो ट्रांसमिशन को ब्लॉक करें, न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा आपके पास, एसिटाइलकोलिन, इसको ब्लॉक करें, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करिए। आपके पास जो है नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करती हैं न्यूरो ट्रांसमिशन को, मीन के एसिटाइलकोलिन के जो बाइंडिंग है उसको स्टॉप कर देती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, प्रिवेंट कर लेती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन के बाइंड ना हो सके। दूसरा आपके पास हाई डोज के ऊपर क्या करती है कि जो आयन चैनल इसके साथ ओपन होते हैं उनको भी जो है क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, जिसका अफेक्ट जो है आपके पास जो है कोलिन ईस्ट्रेस इनहिबिटर्स के थ्रू रिवर्स नहीं होता। कोलिन ईस्ट्रेस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, कोलिन ईस्ट्रेस इनहिबिटर एसिटाइलकोलिन के जो ब्रेक डाउन है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन में एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। हमारे पास क्या होता है, कंपटीशन में एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। जब कोलिन ईस्ट्रेस इनहिबिटर्स हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का कंपटीशन में बढ़ जाता है, मीन्स कि वो कॉम्पीट करता हुआ ब्लॉकर है ना, ये आपके पास कंपटीशन ब्लॉकिंग एजेंट है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो जो ऐसे कोलिन ईस्ट्रेस इनहिबिटर्स आपके लो डोजेस के रिस्पांस को तो ब्लॉक कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन आपके पास जब हाई डोजेस का रिस्पांस जो कि नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की वजह से जनरेट होता है उसको रिवर्स नहीं कर पाते, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, आयन चैनल्स की वजह से, आयन चैनल की ब्लॉकेट की वजह से जनरेट होता है। जब आयन चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो फर्दर आपके पास किसी किस्म की डीपोलराइजेशन आगे नहीं जा सकती, चाहे वो एसिटाइलकोलिन मौजूद ही क्यों ना हो। तो इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास जो हाई डोज का रिस्पॉन्स है वो कोलिन ईस्ट्रेस इनहिबिटर्स की वजह से रिवर्स नहीं हो सकता। अच्छा जी, ऑल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर आपके पास जो है वो IV दिए जाते हैं।
बिकॉज आपके पास इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन क्या है, पुअर है। थेराप्यूटिक यूजेस जो बेसिकली आपके पास ये थेराप्यूटिक यूजेस क्या है कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आपके पास एनेस्थीसिया की थेरेपी के साथ एडजुवेंट दिए जाते हैं, मीन्स के साथ एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। ये बेसिकली प्रमोट करते हैं मसल रिलैक्सेशन को। क्या करते हैं, ये बेसिकली क्योंकि ये आपके पास क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग है, नॉन डीपोलराइजिंग है, तो ये क्या करेंगे, मसल रिलैक्सेशन को प्रमोट करेंगे। जिसमें आपके पास सबसे पहले क्या होगा कि आई और फेस की मसल फर्स्ट आपके पास रिलैक्स होंगे और सबसे लास्ट में आपके पास जो है वो रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्स होंगे। अब डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स क्या होते हैं। बेसिकली आपके पास जो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स हमने पढ़ा कि मेन एजेंट क्या है, सक्सिनाइल कोलिन है। सक्सिनाइल कोलिन आपके पास एसिटाइल कोलिन स्ट्रेसेस से क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। मीन की एसिटाइल कोलिन स्ट्रेसेस एंजाइम्स के थ्रू, जैसे कि एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेसेस से। आपके पास सक्सिनाइल कोलिन जो है वो आपके पास जो है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेसेस से हाइड्रोलाइज नहीं होता। इसका एक्शन क्या हुआ, इट्स मीन का एक्शन इसका क्या हुआ, प्रोलॉन्ग हुआ। अब इसका मैकेनिज्म डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स को कैसे बेसिकली मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेज 1 में क्या है, ओपन द सोडियम एंजाइम, ओपन द सोडियम चैनल मेम्ब्रेन डीपोलराइजिंग ट्रांजिएंट फेसिकुलेशन। मीन्स आपके पास क्या है कि हमने पहले बताया कि आपके पास जो न्यूरोनल फाइबर्स होते हैं उसमें क्या है, आयन चैनल्स वर्क करें और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क करें। तो यहाँ पे फेज़ 1 में ही क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या है, ओपन करते हैं सोडियम चैनल मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। सोडियम चैनल मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन कॉज कर देते हैं। मींस कि आपके पास जो सोडियम चैनल जब ओपन हो जाते हैं तो इनवॉलेंट्री जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो तो आपके पास बेसिकली क्या है कि वो ब्रेन से मैसेज लेकर आ रहा है और उसके बाद आपके पास जो है वो हमारे पास जो है वो अफेक्ट मसल को अफेक्ट करता है। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि सोडियम चैनल जो आपके ओपन हो गए तो मीन्स आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जब सोडियम चैनल ओपन हो गए तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ट्रांजिएंट आपके पास फेसिकुलेशन, ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट का मीन्स क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास इनवॉलेंट्री जो है वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सोडियम चैनल्स के थ्रू जो है वो आपकी नर्व जो है वो डीपोलराइज हो रही है। सोडियम चैनल ओपनिंग की वजह से नर्व जो है वो डीपोलराइज हो जाना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, उसका एंड रिएक्शन क्या होगा, मसल जो है वो फ्लैसिड हो जाएंगे। इतने ज़्यादा डीपोलराइजेशन होगी कि वो मसल जो है उनके अंदर एबिलिटी तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन की वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस फ्यू मिनट्स के अंदर। क्योंकि हम ट्रांजिएंट का वर्ड ही हमने स्टार्ट में यूज़ किया था तो हमें फ्यू मिनट्स के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करता है। फेज़ 2 में क्या होता है, मेम्ब्रेन पार्शली रीपोलराइज तो हो जाती है, आपके पास क्या होगा, पार्शली रीपोलराइज होगी, फुल रीपोलराइज नहीं होती। आपके पास क्या होता है, बेसिकली पार्शली रीपोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से पार्शल रीपोलराइजेशन की वजह से अब क्या हो जाता है कि वो डीसेंसिटाइज हो जाती है। मीन्स के फर्दर डीपोलराइजेशन अगर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर अपनी जगह रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा तो वो क्या करता है, डीपोलराइजेशन कॉज करता है ना आपके पास फर्दर कि आपके पास यहाँ पे आप क्या होगा, क्योंकि वो आपके पास पार्शली रिपोलराइज हुई है मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे फर्दर अगर आपके पास एसिटाइल कोलिन जाके आपके न्यूरोमस्कुलर निकोटिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्यों वो आपके पास जो है वो क्या कॉज करेगा, फर्दर डीपोलराइजेशन कॉज नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास जो मेम्ब्रेन है, जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो आपके पास पार्शली रिपोलराइज हो चुकी है। तो आपके पास क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, डीसेंसिटाइज हो जाएंगे रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन। मीन्स कि क्योंकि फर्दर आपके पास डीपोलराइजेशन आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही, इसलिए हम क्या कहेंगे कि डीसेंसिटाइजेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉज होगी। जो हमने यहाँ पे आगे लिखा है, दैट इज़ दस प्रिवेंशन द फॉर्मेशन ऑफ फर्दर एक्शन पोटेंशियल। मीन्स कि आपके पास फर्दर एक्शन पोटेंशियल जो कि इन अ फॉर्म ऑफ डीपोलराइजेशन जाता है, आपके पास वो अब नहीं कॉज होगा। अच्छा जी, आपके पास जो है वो सिमिलर मैनर के ड्यूपेक्यूरिन जो है वो एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, जैसे सक्सिनाइल कोलिन, जैसे आपके पास सक्सिनाइल कोलिन एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है फेज़ 2 के अंदर, इसी तरह से आपके पास जो है बेसिकली ट्यूबरक्यूरिन एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें क्या होता है, ट्यूबरक्यूरिन्स क्या है, वो बेसिकली एंटागोनिस्ट हैं।
एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट होने की वजह से वो क्या करते हैं, फर्दर डीपोलराइजेशन एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने देती हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन आगे प्रोसीड नहीं होता। यहाँ पे आपके पास डीपोलराइजेशन आगे क्यों प्रोसीड नहीं हो रहा है, क्योंकि रिसेप्टर्स आपके पास एसिटाइलकोलिन के लिए डीसेंसिटाइज हो चुके हैं। इस वजह से आपके पास फर्दर डीपोलराइजेशन कंटिन्यू नहीं होता। तो फेज 2 इनका मैच करता है आपके पास नॉन डीपोलराइजिंग के साथ, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट है। वहाँ पे जो है वो ट्यूबरकुलिन आपके पास एंटागोनिस्टली इफेक्ट प्रोड्यूस करें। यहाँ पे क्योंकि फेज 1 की वजह से जो है वो क्या हो गई है, पार्शियली डीपोलराइजेशन हो चुकी है, इस वजह से जो है वो फर्दर डिसेंसिटाइज हो गए एसिटाइलकोलिन के लिए। थेराप्यूटिक यूज़ इंक्लूड बेसिकली थेराप्यूटिकली क्या यूजेस हैं इसके, कि बेसिकली आपके पास जो है वो एज एन एडजुवेंट जनरल एनेस्थीसिया के साथ एज एन एडजुवेंट दी जाती है, ताकि रैपिड इंट्यूबेशन को प्रमोट किया जा सके। जो कि हम इंट्यूबेशन करते हैं आपके उसके अंदर सर्जरी के अंदर, वो आपके पास बेसिकली जो है वो प्रमोट करने के लिए हम जीए के जनरल एनेस्थीसिया के साथ डीपोलराइजिंग एजेंट भी देते हैं, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन ना करें मसल्स आपके पास। ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स के अंदर अभी यूज़ किया जाता है आपके पास फ्रैक्चर्स के एलिमेंट के लिए, ताकि जो है कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को स्टॉप किया जा सके। अच्छा, इलेक्ट्रोशॉक्स ट्रीटमेंट के अंदर, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के डिसऑर्डर्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। डीपोलराइजिंग एजेंट आपके पास डीपोलराइजिंग ब्लॉक यहाँ पे शो किया गया है, एसिटाइलकोलिन स्ट्रेसेस यहाँ मौजूद हैं। प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन को शो किया गया है कि आपके पास ऑलरेडी प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन हो गई है, जिसकी वजह से अब जो है एसिटाइलकोलिन स्ट्रेसेस भी जो है अफेक्टिव नहीं होंगे, वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि जो है एसिटाइलकोलिन प्रॉपर्ली बाइंड ही नहीं हो रहा है, इस वजह से आपके पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आपके पास जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ने क्या कि आपके पास जो है प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन कॉज कर दी, प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन कॉज कर दिए। एसिटाइलकोलिन स्ट्रेसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि आपके जो नर्व्स हैं वो क्या हैं, बेसिकली वो क्या है, वो डीप आपके पास जो है वो क्या डीसेंसिटाइज हो जाती हैं। डीपोलराइजेशन अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डीपोलराइजिंग एजेंट क्रिएट्स एन ओवरवेलमिंग परसिस्टेंट स्टिमुलेशन टू रिसेप्टर। डीपोलराइजिंग एजेंट आपके पास क्या करते हैं कि परसिस्टेंट स्टिमुलेशन कॉज करते हैं, क्योंकि डीपोलराइजिंग वर्ड आपको इंडिकेट करेगा डीपोलराइजिंग ब्लॉक है, मीन कि पहले वो डीपोलराइजेशन के थ्रू ब्लॉक प्रोड्यूस करेंगे, तो आपके पास परसिस्टेंट स्टिमुलेशन देंगे। स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूसली डीपोलराइज कर देंगे, इतनी ज़्यादा डीपोलराइजेशन होगी कि आपके पास अब मसल जो होंगे वो फ्लैसिड हो जाएंगे, उनके अंदर एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। तो मेम्ब्रेन बिकम एग्जॉस्टेड, जिसमें लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बिकम एग्जॉस्टेड एंड अनरिस्पॉन्सिव टू एसिटाइलकोलिन, इसमें क्या फ्लैसिड मसल्स हो जाएंगे। मेम्ब्रेन आपके पास क्या होगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी कि अब जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होके फर्दर डीपोलराइजेशन कॉज कर सकता था वो नहीं करेगा, डीसेंसिटाइज हो जाएंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन आपके पास रिअकर नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस टोटल रेस्टिंग स्टेज ना आ जाए। जब रेस्टिंग स्टेज आती है तो हमारे पास क्या होता है, पोल्स बन जाते हैं। रेस्टिंग स्टेज में हमारे पास क्या करते हैं, पोल्स बन जाते हैं। जब आपके पास जो है पोल्स ख़त्म होते हैं तो डीपोलराइजेशन कॉज होती है, डीपोलराइजेशन कॉज होती है। रेस्टिंग स्टेज में पोल्स बने हुए होते हैं हमारे पास। फेज 1 क्या है आपके पास, मेम्ब्रेन डीपोलराइजिंग रेस्टिंग इन एन इनिशियल डिस्चार्ज, जब आपके पास क्या है, रेस्टिंग इन एन इनिशियल डिस्चार्ज डेट प्रोड्यूस ट्रांजिएंट फेसिकुलेशन फॉलोड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस। आपके पास क्या होगा, मेम्ब्रेन इतनी डीपोलराइज होगी, रिजल्ट करेगी इनिशियल डिस्चार्ज, रिजल्टिंग इन इनिशियल डिस्चार्ज, जो कि आपके पास क्या, इनिशियल डिस्चार्ज किसका होगा, बेसिकली सोडियम आयन चैनल्स का डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांजिएंट फेसिकुलेशन कॉज हो जाएगी। ट्रांजिएंट यानी शॉर्ट टाइम, फेसिकुलेशन मीन्स कि आपके इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट टाइम के इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस कॉज होंगी, जो कि जिसका एंड रिजल्ट क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस मीन्स कि आपका पैरालाइज हो जाएंगे, डिसेंसिटाइज हो जाएंगे मसल, फ्लैसिड पैरालिसिस, जो कि सक्सेनाइलकोलिन आपके पास चैनल ओपनिंग की वजह से कॉज कर रहा है।
फेज़ 2 में क्या होगा कि आपके पास मेम्ब्रेन रीपोलराइज होगी, मीन्स कि वो क्या पार्शियल रीपोलराइजेशन होगी, बट रिसेप्टर डीसेंसिटाइज हो चुके होंगे एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट के लिए, मीन्स कि वो फर्दर डीपोलराइजेशन आगे कॉज नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स क्या हो गए, वो डीपोलर आपके पास डीसेंसिटाइज हो गए। तो ये आपके पास प्रोलॉन्ग जो है वो ब्लॉक कॉज करेगा। निकोटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग के आपके एडवर्स इफेक्ट है एपनिया। एपनिया में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो रिस्पायरेटरी मसल्स के जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है, रिस्पायरेटरी मसल्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, आपका रिस्पायरेटरी कैपेसिटी अपनी जगह पे मौजूद रहती है, लंग कैपेसिटी अपनी जगह पे सही मौजूद रहती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द रिस्पायरेटरी मसल नहीं होती, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके प्रॉब्लम को हम जो है बेसिकली ये बेसिकली जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आपके पास जो है वो रिस्पायरेटरी मसल ब्लॉकेट कॉज हो जाती है, जिसमें आपके पास जो है रिस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, एपनिया, जिसको हम क्योंकि आपकी लंग कैपेसिटी अपनी जगह मौजूद है, तो हम जो है कंटिन्यूसली इसमें जो है पेशेंट को क्या करते हैं, इन्हें वेंटिलेटर से जो है कंटिन्यूसली पेशेंट जो है वो आपके पास आर्टिफिशियल ब्रीदिंग में रहता है, वेंटिलेट करते रहते हैं पेशेंट को। इंक्रीज इन पोटेशियम लेवल्स जो है बेसिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि रीपोलराइजिंग स्टेट आ जाती है आपके पास पार्शियल। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, आपके पास जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके पास इस कंडीशन के अंदर, जो हम जो है जब सर्जरी के अंदर कंटिन्यूसली इसको क्या करते हैं, इसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं चीज़ों डिफरेंट आपके पास जो है वो मेडिसिन के साथ। इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ताकि जो है बेसिकली ये प्रिपेयर करता है आपके पास जो है आइस की मूवमेंट स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी जो है वो बढ़ जाता है और ब्रैडीकार्डिया कॉज करता है।